ओके, आइए हम शुरू करते हैं। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी ले लिया था और मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद आज प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले कुछ एक आध पॉइंट थे जो हमारे रह गए थे, तो मैं पहले उनको यहाँ पर कवर करूँगा, है ना। पहले उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करूँगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर पढ़ लिया था कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, और हम ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू √2h/g होता है। अब देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम बात कर रहे थे, जब तक बात कर रहे थे तब तक अपन एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, अपन उसके बारे में फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस अगर होता है तो क्या करना होता है, G+A करना होता है कि G-A करना होता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, अगर बॉल ऊपर जा रही है, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी अगर बॉल ऊपर जा रही है। अगर बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे लगेगी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा बॉल के अपोजिट लगता है। एयर रेजिस्टेंस हमेशा बॉल के अपोजिट होता है। अगर बॉल ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। तो इस केस में जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा G+A। तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करूंगा अगर मैं, ये हो जाएगा 2h/G+A, ठीक है। याद रखिए कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। बॉल अगर ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और जी तो ऑलरेडी नीचे लग रहा था, तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो गया वो G+A हो गया। अब इसी तरह से अगर दूसरा केस ले लेते हैं कि बॉल नीचे आ रही है, अगर बॉल नीचे आ रही है तो जी नीचे है, लेकिन हमने बोला था एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। इस केस में एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा, सो इफेक्टिव जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो G-A हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2h/G-A। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन द टाइम ऑफ एसेंट। मेरे ख्याल से ये आपको आराम से दिखता है, टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने छोड़ दिया था। तो हम प्रोजेक्टाइल शुरू करें उससे पहले मुझे लगा कि हम इसको कर लेना चाहिए। सेकेंड चीज, एक और क्वेश्चन जो बनता है कि मान लीजिए ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, और यहां से मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, u = 0 पे बॉल को ड्रॉप किया, और लेट्स से इसको टाइम ट्रेवल करने में लगता है t टाइम। दूसरा केस है, वही सेम टावर है, इस बार मैंने बॉल को ऊपर u स्पीड से फेंका, ठीक है। कोई भी u स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर फेंका और ये नीचे आएगी, ये इसका प्रोजेक्टाइल, ये इसका वर्टिकल मोशन होगा, और लेट्स से ये पूरा टाइम t1 है। इसी तरह से तीसरा केस है, इसी टावर से मैंने इस बार बॉल को u स्पीड से नीचे फेंका। पहले तो मैंने ड्रॉप किया, एक बार मैंने ऊपर फेंका, एक बार मैंने नीचे फेंका, अब टाइम लगा t2। तो हमसे पूछा है t1 और t2 में क्या रिलेशनशिप होता है, तो t = होता है √T1T2। आप याद भी कर सकते हैं और आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो h = हो जाएगा हाफ GT²। इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो इक्वेशन हो जाएगी -ut प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो इक्वेशन हो जाएगी ut2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। और अगर आप इन तीनों इक्वेशन को बराबर प्रूव करेंगे, लगा लेंगे, बिकॉज तीनों की हाइट बराबर है, तो हाफ GT² -ut1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर इक्वल टू ut2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, आप नीट वाले बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन उलझाना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आया t = √T1/T2, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और आइए अब अपन चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। देखिए, जब भी अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, कुछ एक दिमाग में आप एग्जांपल लाइए। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो या आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने देखा होगा कि जब बॉल्स, क्रिकेटर जो बैट्समैन शॉट मारता है, बॉल जो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है, 6 चली जाती है, 4 चला जाता है, या जब 6 जाता है, स्पेसिफिकली अगर हम 6 की बात करें, हायर शॉट की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि बॉल हवा में ऊपर भी जा रही होती है और एक डिस्टेंस जो होती है वो भी ट्रैवल कर रही होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही होती है, डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही होती है। तो अगर आप इसी तरह से कैनन का एग्जांपल देखेंगे, तोप का एग्जांपल देखेंगे, तोप का गोला होता है। मुझे मान लीजिए किसी बॉर्डर मूवी में बहुत सारे कैनन्स को यूज़ किया गया है, तो हम जब तोप की गोले को फायर करते हैं तो तोप का गोला हवा में ऊपर भी जाता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाके, मान लीजिए इसकी रेंज हो सकती है कुछ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई भी रेंज हो सकती है, उस रेंज पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब ये जिस तरह की मोशन, ये इस तरह के जो मोशन होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।
इस तरह के जो मोशन होते हैं इनको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस तरह के मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होता है वेलोसिटी वर्टिकल। एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की वजह से वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली मैं 6 पा रहा हूँ तो बाउंड्री वाल की बॉल पहुंचनी चाहिए, तो मेरे पिच से बाउंड्री वाल की जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकली चूंकि मुझे वहां तक पहुंचाना है तो मैं इसको वर्टिकली थ्रो करता हूं, तो वर्टिकली हवा में ऊपर जाती है, लेकिन जब वर्टिकली हवा में ऊपर जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ रही होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही होती है, तभी तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें नीचे जमीन पर आएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ग्रेविटी नीचे पुल कर रही होती है, और इन दोनों की मोशन के कंबाइन होने की वजह से एक कर्व बनता है, और उस कर्व को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन। हम इसको पैराबोलिक मोशन भी बोल सकते हैं। तो मुझे ये आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन के कंबाइन होने की वजह से एक पैराबोलिक मोशन बनता है, एक कर्व बनता है जिसको अपन बोलते हैं पैराबोलिक। आइए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है ना, इसमें क्या क्या होता है अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो हमारे लिए बहुत जरूरी इसके लिए समझना। ठीक है, तो हम पहले एक स्टैंडर्ड डायग्राम हमारा ड्रॉ कर लेते, और चलिए, तो ये मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। ठीक है, ये मेरे एक्स एक्सिस और ये मेरे वाई एक्सिस हो गए। अब मैं किसी दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ। आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, ये मेरा इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, यानी कि मैंने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, मैंने इसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी थी ये, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी थी u, मेरी वेलोसिटी थी u। अगर मेरी वेलोसिटी u थी तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो जाएगा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, क्योंकि मैं किसी वेलोसिटी से जब इसको थ्रो करूंगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो एक हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा। अच्छा, एक और चीज मालूम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। ये यूनिफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन काम करता है वो -g होता है, ये भी हमें मालूम है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स हम, अब इसके बारे में एक और चीज हम देखेंगे कि ये पूरे प्रोजेक्टाइल के थ्रू आप देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही होती है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगता ही नहीं। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है तो हमें मालूम है अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी सेम रहती है, और अगर एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी घटती या बढ़ती है। चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स लग रहा है और बॉल जा रही है ऊपर, कैरन बॉल ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आई तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, अब मैं एक बार यहां पर कुछ चीजें लिखना शुरू करूंगा ताकि उससे आपको आइडिया लगेगा। एक बार मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लिखना शुरू करता हूं, तो सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल को लिखना शुरू करता हूं। हॉरिजॉन्टल ux हो जाएगा u cos थीटा, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी ux वो हो जाएगी u cos थीटा। ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, ये भी हमें समझ में आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 तो vx हो जाएगा ux प्लस at, ये axt। चूंकि ये 0 है तो vx इक्वल टू हो जाएगा ux, या फिर यही बोल सकते हैं u cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती है। अच्छा, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना है आपको, तो हमें मालूम है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। चूंकि ये 0 है तो मैं सिंपल पूछ सकता हूँ, ये हो जाएगा ux की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी। तो x आपका हो गया u cos थीटा इंटू टी, ax 0 हो गया, ux u cos थीटा हो गया, vx
अगेन यू कॉस थीटा हो गया। 3-4 जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल समझ में आने चाहिए। आप अपन बात कर लेते हैं वर्टिकल मोशन की। देखिए वर्टिकल मोशन की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, बिकॉज वर्टिकल मोशन में ग्राउंडवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा -g, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर vy की बात करूँगा किसी भी टाइम पे, तो इक्वेशन लगा दूंगा u प्लस at, और u की जगह आ जाएगा u sin थीटा, a की जगह आ जाएगा -g, और ये t आ जाएगा। यानी कि आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा टाइम के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है, और यहाँ पर टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी इस वर्टिकल, क्योंकि जब 0 होगी तभी तो डिसेंड करना शुरू करेगा। यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट पे, ये जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ये जो हाइट का पॉइंट है, इस पॉइंट पे वी वाई तो 0 हो जाएगा और वी एक्स तो सेम रहेगा u cos थीटा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी नहीं, ठीक है। और हमने ये निकाल लिया। अब जैसे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला था, वैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया, और वापस यहाँ आते वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज ध्यान से, ग्राउंड टू ग्राउंड अगर प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड अगर प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल हैव सम वैल्यू, ठीक है। तो उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को निकालने का फॉर्मूला वही होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह मैं y ले लूंगा, और ये हो जाएगा uyt माइनस हाफ ayt स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करूंगा, uy की वैल्यू जाएगी u sin थीटा माइनस ay की वैल्यू g थी, तो ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया, मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक और चीज देखें, अगर मैं अपनी वेलोसिटी को, मेरा जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी u इनिशियल, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी इनिशियल वेलोसिटी को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप। अच्छा, अब जब मैं जिस वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकता हूं उसी वेलोसिटी से वापस ये टकराती है, तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है उसके कंपोनेंट करेंगे, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो वापस ये u cos थीटा और u sin थीटा, लेकिन इस बार sin थीटा जो होगा नीचे की तरफ होगा। तो अगर u फाइनल लिखना है मुझे, उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। तो ये भी हमें लिखना आना चाहिए। और अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है, तो हो जाएगा 2mu sin थीटा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है 2u sin थीटा, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है 2mu sin थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा, अब देखिए अगर मुझे किसी भी t टाइम पे, कोई भी टाइम ले लीजिए आप, यहां पर मुझे इस जगह वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दो कंपोनेंट करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा माइनस gt। gt क्या होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है u sin थीटा माइनस gt, और मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, और ये मेरी जो हो जाएगी नेट वेलोसिटी हो जाएगी। मुझे ये नेट वेलोसिटी, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल का अल्फा एंगल बना रही है, और ये एंगल निकालना है कि भाई मेरी जो नेट वेलोसिटी है वो क्या एंगल बना रही है, वो एंगल निकाली है, तो वो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो अगर हमें पता होंगे तो हम अच्छे से सवाल कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बहुत सारी तो चीज़ें होगी, जैसे कि पूरे टाइम में कितना, पूरा इस प्रोजेक्टाइल की मोशन में कितना टाइम लगा, किस हाइट तक गया, क्या रेंज हुई, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जहां पर हम सब चीज़ों को निकालना सीखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट।
अब सबसे पहले हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए हमने क्या लिखा था, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 हमने लिखा था, और एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमने हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा था। फिर हम बात करते हैं हमने वर्टिकल के लिए क्या लिखा था भाई, ठीक है चलिए, वर्टिकल के लिए क्या लिखा था आपने, वर्टिकल के लिए क्या लिखा था आपने, वर्टिकल के लिए लिखा था हमने यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखा था, वाई इक्वल टू हमने लिखा था यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखा था। एक बार दोबारा याद करा दूँ, मैंने लिखा था नहीं लिखा था मैंने यहाँ पर यहाँ पर टी लिखना भूल गया था, यू वाई टी लिखना था यू साइन थीटा इंटू टी, ये मैंने करेक्शन कर दिया, ठीक है। तो यू वर्टिकल के लिए ये अपने लिख दिया यू साइन थीटा टी इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए इन्हीं की मदद से हमारी सारी की सारी इक्वेशंस हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था। तो एक बार दोबारा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिर्फ यहाँ पर यू कॉस थीटा लग रहा होगा, ये मैंने बताई थी हाइट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि किसी पॉइंट पे यू साइन थीटा माइनस जी टी और यहाँ पर यू कॉस थीटा था, ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने इसको फेंका था यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से, ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा बताया था और ये कंपोनेंट यू साइन थीटा बताया था, ठीक है। कोई बात नहीं, दो बार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करता हूँ, y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी और y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टी को बड़ा ले लेता हूँ टी स्क्वायर, दोबारा लिख लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी गलती होगी, दोबारा लिख लेते हैं। सो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट अब मुझे निकालना है, मैं इस इक्वेशन की मदद से निकालूंगा। तो आप देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया है कि पार्टिकल यहाँ से चला वापस यहाँ पर आ गया, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 0 हो गया। तो जितने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको टी को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि टोटल फ्लाइट टाइम कितना हो गया आपका टी यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा, अब टोटल फ्लाइट टाइम टी यू साइन थीटा बाई जी हो गया। हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा था जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही नीचे आने में लगता है, लेकिन मेरे से कोई पूछ ले इसको मैक्सिमम जाने तक कितना टाइम लगेगा, तो आधा टाइम लगेगा, यानी कि टी ऑफ असेंट इक्वल टू टी ऑफ डिसेंट इक्वल टू जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि अगर यहां से टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यू साइन थीटा बाई जी, और टॉप से नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यू साइन थीटा बाई जी, तो टोटल फ्लाइट टाइम कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है, हमें अब दूसरा निकालना है हाइट, कितनी हाइट तक जाएगा, हाइट तक जाएगा, हमें हाइट निकालनी इसकी, ठीक है। हाइट निकाली, देखिए हाइट पे जाके क्या हो रहा है, हाइट पे जाके क्या हो रहा है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हम वर्टिकल वेलोसिटी को 0 करेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन है, देखिए अब हमें मालूम है v स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g h, h क्या होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं इक्वेशन में वर्टिकल लिख रहा हूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल लिखूंगा। अब इस वाले पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो 0 यू वाई क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h, तो h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, जो वर्टिकल कितनी हाइट तक जाएगा, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि हमारी किस मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल जाएगी, क्या वो मैक्सिमम हाइट होगी जिस तक ये प्रोजेक्टाइल जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, विच इज रेंज। रेंज मतलब अरे भाई हम बोलते ना, तो रेंज का मतलब होता है ना कि 6 का जो मैदान है कितना बड़ा है, तो उतना ऐसा शॉट मारना है कि उसको कोई फिल्टर कैच नहीं कर ले, या हम बोलते हैं कैनन्स की रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज 2 किलोमीटर, इसकी 5 किलोमीटर की है, और ये मिसाइल की रेंज तो ऐसी है कि हमारे पड़ोसी के मुल्क में जाके उसकी कैपिटल को उड़ा दे, तो वो रेंज होती है कितनी दूर तक जा सकती है, यानी हॉरिजॉन्टली कितना दूर ट्रैवल कर सकती है, हॉरिजॉन्टली कितना दूर ट्रैवल करती है, तो हॉरिजॉन्टली कितना दूर ट्रैवल करती है उसकी सिंपल है आर निकालेंगे अपन ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और कितने टाइम तक वो हवा में रहेगी, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज u cos थीटा इंटू टी होता है u sin थीटा अपॉन जी, अभी भी मैंने पढ़ा था 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला जरूर आपके लिए यूज हुआ है कि साइन 2 थीटा क्या होता है। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बहुत सारी जगह काम आएगा, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, देखिए आपको फिजिक्स पढ़नी तो मैथ्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, मैथ्स इतनी ज़्यादा यूज होएगी कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता आपका। ठीक है, तो रेंज आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारी चीज़ें आ गई। ठीक है, आप कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। अगर आपने वो देखा हो कि अभी नीरज चोपड़ा हमारे पेरिस ओलंपिक्स में गए थे, सिल्वर मेडल जीत के लाए थे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी फिजिक्स यूज होती है। जो जेवलिन को थ्रो कर रहे थे, जेवलिन का थ्रो भी जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, बिकॉज आप देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए होता है, उसका भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है, एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होता है और ऊपर हवा में भी जा रहा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, 90 मीटर तक फेंकना है, 80 मीटर तक फेंकना है, 70 मीटर तक फेंकना है, ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपका स्टेमिना, ट्रेनिंग, वो सब तो है ही सी, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है एंगल का। रेंज अगर आपको 90 मीटर करनी है तो यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और थीटा आपका बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए। किस थीटा पे अगर आप फेंके कि वो भाला जो होगा, वो जेवलिन जो होगा सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, तो आप देख सकते हैं अगर साइन 2 थीटा 1 होगा तो साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 45 डिग्री पे जेवलिन को थ्रो करेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा दूर जाने की संभावना है। ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें भी फैक्टर करती है, आपके जो भाला फेंकने की, जो भाला छूटने की स्पीड है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जब अपन हाई जंप नहीं, लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं, जब लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं तो अपन जमीन से अपने आप को पुश करते हैं ताकि अपन लॉन्ग जंप में दूर तक जाए। उस समय अगर आप 45 डिग्री का एंगल पे जंप मारेंगे तो आप सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप कर पाएंगे। लेकिन थीटा का एक रोल है, दूसरा रोल इंपॉर्टेंट रोल है स्पीड का भी। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। एक और चीज़ है जो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक बार लीजिए, लेट्स से कि R1 इक्वल टू, आपने एक तो लिया आपने थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों पर रेंज सेम आती है। हम देखते हैं कैसे आती है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R1 तो ये आ गया, R2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन, अब थीटा की जगह में 90 माइनस थीटा पुट करना है, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है। इसका मतलब है अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड दे रखी है आपको सेम है और एक आपने 30 डिग्री पे निकाला और एक आपने निकाला 60 डिग्री, दोनों पर रेंज बराबर आएगी। ठीक है, एक आपने u दे रखा है, आपको 10 डिग्री का पूछा है, अब आपसे पूछ लिया 80 डिग्री पर रेंज क्या होगी, जो 10 डिग्री पर रेंज आ रही है वही 80 डिग्री पर आएगी, बिकॉज दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम आती है, हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम आती है। हाइट का क्या होता है, तो आइए हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, यही होती है ना, हमने क्या निकाला था, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम एक बार थीटा पर निकाल लेते हैं, एक बार 90 माइनस थीटा पर निकाल लेते हैं। h1 इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और h2 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और अगर अपन चाहें तो इसको सॉल्व करना चाहें तो h1 अपॉन h2 लिखेंगे, सो दिस विल गिव अस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज तो सेम आ रही है, लेकिन हाइट जो हो रही है वो डिफरेंट आ रही है, या फिर हम रेशियो की बात करें तो वो tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए समझने की और याद करने की बात है। हालांकि ज़्यादा क्लियरिटी तब आएगी जब हम इसको सवालों में यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट प्रूफ है, इसके बाद हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और हम इसके बाद, अभी तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन की बात करेंगे, फिर हम एक पर्टिकुलर टावर से ग्राउंड पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन की बात करेंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आप बिना देखें 2-3 बार इन सब सारी क्वेश्चन को ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन ड्राइव नहीं होगी, फॉर्मुला याद कर लेंगे। जनरली बच्चे गलती ये करते हैं, सिर्फ फॉर्मुला याद करते हैं, फॉर्मुला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन इक्वेशन ड्राइव करना आपका आना चाहिए, उससे आपको क्लियरिटी बढ़ेगी, ताकि सवाल अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा, आप
एट द एंड ऑफ द डे शुरू में तो लगता है यार 10 सीधे फॉर्मूले हैं, 20 सीधे फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप जब नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे, जब इतने सारे चैप्टर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो फॉर्मूले की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए फॉर्मूले याद होने के साथ साथ फॉर्मूले समझने आने भी जरूरी है। जहाँ तक कोशिश है फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है ये हम समझे। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं अपन। आप देखिए जैसे जैसे मैं यहां जाता जा रहा हूं, मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ते जा रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते जा रहे हैं हर जगह। एक जगह मेरा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, इस जगह मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इस जगह मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ है और वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम। अब नीचे आया तो क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, और नीचे आया तो क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, और यहाँ आके वापस एक्स कोऑर्डिनेट तो मैक्सिमम हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यानी एक्स और वाई हमेशा चेंज हो रहे हैं, और एक्स और वाई किस रिलेशन से चेंज होते हैं वही होती है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। एक्स और वाई किस रिलेशन से चेंज होते हैं उसी को अपन ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं। आई इक्वेशन ट्रेजेक्टरी, तो पहले तो मैंने एक्स निकालना सीखा था, यू एक्स इंटू टी, वो होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। इस इक्वेशन से मैं ये भी बोल सकता हूँ टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। बेसिकली मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, मुझे बाकी सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। ये जो रिलेशन दे रखा है एक्स और टी में, चलिए कोई बात नहीं, तो मुझे कैसे न कैसे करके एक्स और वाई में रिलेशन लेकर, फिर हमें वाई पढ़ा था यू वाई, हमने वाई पढ़ा था यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा वाई। अब कहानी क्या हो रही है, यहाँ पर तो x और t में रिलेशन दे रखा है, यहाँ पर y और t में रिलेशन दे रखा है, मुझे रिलेशन चाहिए x और y में, तो ये t भैया को गायब कर दो। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाली, x अपन u cos थीटा होगी, ये t की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी मैंने, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, t की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, यानी कि x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है ये एक्स और वाई में रिलेशन बताती है, इसी को हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मिलता है। इसका एक और फॉर्म होता है जो हम याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत तिकड़म लगा के, ठीक है, इस फॉर्म को लाया जाता है, कोई बात नहीं, हम इसको याद कर सकते हैं। हमें यहाँ तक भी ये चीज़ समझ में आती, तो दैट इज फेयर इनफ। सो दिस वाज इंट्रो ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगले लेक्चर में हम इसके बहुत सारे सवाल करेंगे, और मैं अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में 2-3 बार करके देखिए कि आप ये देखें इक्वेशन ड्राइव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। धन्यवाद।